हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अर्पित सक्सेना आपके अपने चैनल दाल और एम्पर पर आपका स्वागत है। मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बीच में डिफरेंसेस पर आज बात करूंगा। क्या इनमें एक्चुअल डिफरेंस है, क्या लीगल सेक्शंस हैं जो इन दोनों टाइप के ऑफेंसेस को डील करती हैं, बेल के रिगार्डिंग इन दोनों ऑफेंसेस में किस तरह की प्रोविजंस हैं, पुलिस ऑफिसर और कोर्ट को क्या पावर है बेल देने की या नहीं देने की, काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं, इन सब पर आज बात करेंगे। आप मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से देखकर इस दोनों ऑफेंसेस के बीच में एक्चुअल डिफरेंसेस को आज ख़त्म पता लगा सकते हैं, अपने बीच की भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। और इसके लिए आप देखते रहिए मेरी पूरी वीडियो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बीच में जो डिफरेंस है आईपीसी के ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, उनकी लिस्ट एक्चुअल में है कहाँ वो लिस्ट है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो लिस्ट है वो फर्स्ट शेड्यूल में सीआरपीसी में ही दी हुई है, आईपीसी में नहीं दी हुई है। सीआरपीसी के बैक में आपको जाना होगा, वहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के नाम से फर्स्ट शेड्यूल है जो बताता है कि कौन कौन सा ऑफेंस हैं, बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, कॉग्निजेबल हैं, नॉन कॉग्निजेबल हैं, इन सब पर लिस्ट दी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आईपीसी से अलग कोई अगर कोई अपराध है, यानी कि आईपीसी से अलग किसी कानून में कोई अपराध डिफाइन किया हुआ है, वहाँ हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और नॉन बेलेबल है। इसके रिगार्डिंग आपको ये समझना चाहिए कि अगर उस कानून में उस ऑफेंस को उस कानून के तहत ही अगर बेलेबल नॉन बेलेबल बनाया गया है, तब तो वह लॉ जो होगा स्पेशल लॉ वही लॉ माना जाएगा और उसी के अनुसार उस ऑफेंस को बेलेबल नॉन बेलेबल माना जाएगा। पर उसमें अगर नहीं बताया गया है तब आप क्या करेंगे? तब आपको सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल के सबसे लास्ट में जो टेबल बनी हुई है उसको ध्यान से पढ़ना होगा, उसको देखना होगा। अब उसको देख रहे हैं हम यहाँ कि 3 साल से कम के से ऐसे पनिशेबल कोई अपराध है तो वह नॉन कॉग्निजेबल होगा, बेलेबल होगा, ट्रायबल बाई एनी मजिस्ट्रेट होगा। 3 से 7 साल तक की से ऐसे पनिशेबल कोई अपराध है कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तब वह कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन होगा। इसको याद करना बहुत ईजी है। 3 से कम साल की से पनिशेबल अक्सर वही अपराध होते हैं जब वो छोटे अपराध होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें हीनियस बहुत ज़्यादा ब्रूटल ऑफेंसेस नहीं होते हैं, तो वह नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, बेलेबल होते हैं। पर जो 3 से 7 या 3 से ऊपर की सजा से पनिशेबल के अपराध होते हैं तो वह सारे कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होते हैं। पर 7 साल का जो यहाँ पर एक बैरियर है वो इसलिए है केवल ताकि वो ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन कर सके, यानी कि 7 साल से ज़्यादा के सजा से पनिशेबल अपराध ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं। भाई इतना सा डिफरेंस है। यही सेम डिफरेंस हमने कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे जब बात की थी पिछली वीडियो में, तब हमने देखा था। अब बात करते हैं एक्चुअल डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ए सीआरपीसी में दी हुई है। वो डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है, केवल इतनी सी बात कहती है कि फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग कोई अपराध होगा वह कॉग्निजेबल होगा, सॉरी वही बेलेबल होगा, वही नॉन बेलेबल होगा। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है वहाँ पर सेक्शन 2A में दी हुई है, प्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो ये बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के बीच में डिफरेंस है वह मेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कोई बच्चा पीसीएसजे की तैयारी कर रहा हो तो मेंस में ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं शॉर्ट में। अब देखते हैं कि बेलेबल ऑफेंस अक्सर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हीनियस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रूटल ऑफेंस नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल बाइगेमी, यानी कि दूसरी शादी कर लेना, एडल्ट्री जो आप पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और 500 डिफेमेशन। और जो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं वो अक्सर बहुत ही हाई ग्रेविटी के ऑफेंसेस होते हैं, बहुत ही ब्रूटल ऑफेंसेस होते हैं, जैसे मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी। ये सारे जो अपराध हैं, बड़े अपराध जो हैं, वह नॉन बेलेबल बनाए गए हैं। अब देखिए, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बीच में बेल के रिगार्डिंग क्या है, क्या इनमें एक्चुअल डिफरेंस है। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को कि बेलेबल जो ऑफेंस है उसमें बेल आप एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर बेलेबल अपराध में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस गिरफ्तार कर रही है या आप कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि बेल एज ए राइट, मेरा यहाँ अधिकार है, मुझे बेल दीजिए। वो आपको पुलिस ऑफिसर तुरंत बेल देंगे। शर्त एक यही है कि यू शुड बी रेडी टू फर्निश द बेल बॉन्ड। आप बेल बॉन्ड देने के लिए तैयार होने चाहिए। अगर आप बेल बॉन्ड देने के लिए तैयार नहीं है तब वह आपको बेल नहीं देंगे। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस को देखें तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में पुलिस का और कोर्ट का जुडिशियल डिस्क्रिशन होता है, यानी कि उनका डिस्क्रिशन होता है वह बेल दें या ना दें, यानी कि फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद ही वह आपको बेल देंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस में। यानी कि यहाँ आप कुल मिला के बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते। दोनों ही केसेस में जब बेल दी जाती है तब पावर है अथॉरिटी को कि वे कुछ कंडीशन लगा सकती हैं, और उन कंडीशन के फुलफिलमेंट ना होने पर आपकी बेल को कैंसिल किया जाता है या कैंसिल किया जा सकता है, या आगे कभी जब आप बेल लेने आएंगे तो आपको बेल ना दी जाए। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ नॉन बेलेबल ऑफेंस के एक्सेप्शन पर देखूँ तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं होगी। पर कब हो जाएगी? तो उसका पहला एक्सेप्शन है 60 डेज़ और 90 डेज़ की एक्सपायरी के बाद। यानी कि 60 डेज़ और 90 डेज़ में अगर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है किसी नॉन बेलेबल अपराध में, जिस अपराध में एक कोई एक्यूज पर्सन जेल में है,
तब उसको बेल ऑन डिफ़ॉल्ट दी जाएगी। इसको बेल ऑन डिफ़ॉल्ट भी बोलते हैं। सेक्शन 167 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए सीआरपीसी में प्रोविज़न है। 60 डेज़ और 90 डेज़ का मतलब यहाँ क्या है? 60 डेज़ उन अपराधों के लिए है जिनमें 10 साल से कम की सज़ा से पनिशेबल अपराध हैं। 90 डेज़ उनके लिए है जिनमें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है या वह डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल अपराध हैं। यानी कि जो बड़े अपराध हैं उनमें 90 डेज़ काउंट होगा, छोटे अपराधों में 60 डेज़। तो अगर 60 या 90 दिन के अंदर किसी नॉन अवेलेबल ऑफेंस में चार्जशीट दाखिल नहीं हो रही है, मतलब इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो रही है, तो हम एक्यूज व्यक्ति को जेल में अननेसेसरीली नहीं रख सकते। कानून का यहाँ ये मानना है, ये न्याय की हानि है। यहाँ पर 60वें दिन या 90वें दिन के एक्सपायर होते ही वह 91 डेज़ पर 61 डेज़ पर वो बेल ऑन डिफ़ॉल्ट के लिए एप्लीकेशन लगा देगा और उसकी जो बेल है वो देना वहाँ पर कोर्ट की जिम्मेदारी हो जाती है, कोर्ट की एक लीगल ड्यूटी हो जाती है कि वो आपको बेल देंगे। तो उसके बाद सेकंड इसका एक्सेप्शन यदि देखें तो अगर मान लीजिए किसी अपराध में 10 साल तक की सज़ा है मैक्सिमम, और उस कोई व्यक्ति अंडर ट्रायल है और वो जेल में है और उसने 10 साल की सज़ा को पूरा कर लिया है ड्यूरिंग द ट्रायल, जेल में रहते हुए, अब 10वें साल जैसे ही पूरा हो जाएगा अब वह व्यक्ति बेल लेने का पूरा अधिकार है उसको, वो बेल ले सकता है। 436 ए सीआरपीसी में प्रोविज़न दिया हुआ है। ये एक स्पेशल सेक्शन है जो बाद में जोड़ी गई सीआरपीसी में। अब देखिए कॉमन सेंस है कि अगर किसी अपराध में 3 साल की सज़ा है और 3 साल वो ऑलरेडी अंडर ट्रायल रहकर वो गुजार चुका है, तो उसको जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उसमें अगर उसको मैक्सिमम पनिशमेंट भी हो जाती है तब भी उसको 3 साल की सजा ही होगी और 3 साल वो ऑलरेडी जेल में रह चुका है, तो अब उसको जेल में रखना उचित नहीं है। अब मैं बेलेबल ऑफेंस में देखूं तो बेलेबल ऑफेंस में अक्सर बेल एज ए मैटर ऑफ राइट होता है, बेल देना जिम्मेदारी होती है अथॉरिटी की, बेल देते ही देते हैं। पर अगर उसकी कंडीशन है, कंडीशन का ब्रीच हुआ है, तब 436 क्लॉज 3 सीआरपीसी में बेल को रिफ्यूज़ किया जा सकता है। अब देखते हैं आगे कि अगर से बेलेबल ऑफेंस है और बेलेबल ऑफेंस में मान लीजिए अगर उसको बेल नहीं दी गई, तब उस बेल का जो उस कस्टडी है, उस कस्टडी का फेट क्या होगा, लीगल फेट क्या होगा, वो अनलॉफुल मानी जाएगी। यानी कि पुलिस ऑफिसर अगर किसी बेलेबल केस में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उनको तुरंत बेल देनी होगी। शर्त बस इतनी सी है कि वह व्यक्ति बेल बॉन्ड फर्निश करने के लिए तैयार हो, और वो अगर बेल नहीं देते हैं तब वो कस्टडी अनलॉफुल मानी जाएगी। 436 सीआरपीसी बेलेबल ऑफेंसेस के बीच में बेल देने के लिए प्रोविज़न रखता है। 437 सीआरपीसी में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल देने के लिए प्रोविजंस हैं। 437 सीआरपीसी में पुलिस ऑफिसर और जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों को ही बेल देने की पावर है। यानी कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि पुलिस ऑफिसर को बेल देने की पावर नहीं है, नहीं, पुलिस ऑफिसर को बेल देने की पावर है, वह थाने से ही बेल दी जा सकती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी। यानी कि पुलिस ऑफिसर नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही बेल आपको दे सकते हैं, ये उनके डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। हाँ, वो इतना हो सकता है कि 41A में एक बेल बॉन्ड फर्निश करवाया जाता है, उसमें कुछ कंडीशन लगाई जा सकती है कि आप इस समय पर इस जगह पर आप हाजिर होंगे, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन करेंगे, और जब कोर्ट बुलाएगी तब कोर्ट में हाजिर होंगे। अदरवाइज 437 सीआरपीसी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल देने की जो पावर है वह कोर्ट को और पुलिस ऑफिसर को, दोनों को ही देता है। और 436 सीआरपीसी बेलेबल ऑफेंसेस के लिए है। जनरली आपने इन दोनों ऑफेंसेस के बीच में डिफरेंसेस को एक्चुअल में पता कर लिया कि क्या इनके बीच में डिफरेंस है। आप इन दोनों ऑफेंसेस के रिगार्डिंग आईपीसी की जो लिस्ट है उसको एक बार जरूर पढ़िए, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल नॉन बेलेबल है। और कभी आपका कोई मित्र, दोस्त, परिवारजन अगर फंसता है तो आप तुरंत उसको एक लीगल रेमेडी अच्छे से दे सकें। आप इसकी पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर ले सकते हैं। कोई भी लॉ स्टूडेंट उस पीडीएफ फाइल को अपलोड करके अच्छे से इसको समझने की दोबारा कोशिश करें। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि कोई भ्रम है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपकी क्वेरी को जरूर दूर करूंगा, और हो सकेगा तो उस पर एक स्पेशल वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी बनाऊंगा। और लीगल अवेयरनेस को फैलाना ही मेरा मकसद है इस पूरे चैनल का। मैं कोशिश करता हूं कि आम भाषा में और एक आम से आम बहुत सिंपल लैंग्वेज में लीगल अवेयरनेस फैलाई जा सके, लोगों तक कानून की जानकारी पहुंचाई जा सके। क्योंकि अगर आपको लीगल जानकारी है, आपको कानूनी ज्ञान है, तो निश्चित ही आप पुलिस के या अन्य जनों के शोषण से बच सकते हैं और अपने आप को ही बचा सकते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार, अपने दोस्तों को भी बचा सकते हैं। इसलिए लीगल नॉलेज जानना, लीगल अवेयरनेस रखना आपकी परम जिम्मेदारी है, आपकी पहली जिम्मेदारी है। क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, यानी कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, विधि जानना आपका अधिकार है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और आपको अगर कोई लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा विद ऑल लीगल सेक्शंस। मेरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो का जो कंटेंट हो वो कम्प्लीटली ऑथराइज हो, यानी कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस, लॉ और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के
से सपोर्टेड हो। तो इसलिए आप भी अगर चाहें तो कोई टॉपिक आपको लगता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो लाऊंगा। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।